तो नमस्कार दोस्तों। तो संविधान की इस दूसरी क्लास में आज हम देखेंगे कि संविधान किस तरीके से हमारा आज का जो प्रारूप है उस प्रारूप में आने से पहले किन किन चेंजेस से होकर के गुजरा। तो कुछ नोट्स मैं आपके लिए पहले से ही बना करके लाया हूं। वी विल डिस्कस दोज नोट्स कि क्या क्या हुआ था। कैसे ये संविधान क्रिएट हुआ था, बना कैसे, शुरुआत कैसे हुई। ठीक है। सबसे पहले तो एक जरूरी बात है, आप याद रखिए कि सबसे पहले भारत का एक संविधान होगा, हमारा अपना ही संविधान होगा और उसे हम ही बनाएंगे, हम ही डिसाइड करेंगे कि कैसे हमारा देश चले। इसके बारे में सबसे पहले जो डिमांड की थी वो डिमांड करने वाले थे एम एन रॉय। आप इस नाम को याद रखिएगा। इन्होंने पहली बार डिमांड रखी कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए, हमारा लिखा हुआ होना चाहिए, हमारे द्वारा और हमारे लोगों के लिए लिखा हुआ होना चाहिए। 1934 में 1934 में ये डिमांड उन्होंने की। उनका नाम था एम एन रॉय। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत जगहों पे मैंने इसको देखा है कि दिस हैज बीन आस्क्ड, सबसे पहले किसने डिमांड की थी। लेकिन ये संविधान बनाने की शुरुआत और इसका जो आ, सारा का सारा जो मटेरियल था वो हमारे पास आना कब से शुरू हुआ, कब से हमारे दिमाग में आना शुरू हुआ कि वी नीड सिस्टम, हमें एक व्यवस्था की जरूरत है। तो ये शुरुआत अगर आप देखें तो इट स्टार्टेड ऑल फ्रॉम द 1919, यानी कि 1919 में एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स किए गए। रिफॉर्म्स यानी सुधार किए गए, भारत की व्यवस्था कैसे चलेगी उस व्यवस्था में कुछ सुधार किए गए। अब तक जो व्यवस्था चली आ रही थी, यानी 1919 तक जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसके बाद अब भारत कैसे चलेगा, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में तय किया गया। और निश्चित रूप से ये तय कहाँ किया गया होगा, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए कहाँ से होंगे, ये ब्रिटेन की संसद से ही तो आए होंगे, क्योंकि भारत की तो अपनी संसद थी नहीं। जो कुछ था वो अंग्रेज चला रहे थे, तो अंग्रेजों की संसद से यानी ब्रिटेन की संसद से ये सारी चीजें आई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। ये आया क्यों? क्योंकि भारत में बहुत शोर मच रहा था, गांधी जी जैसा लीडर जो है भारत में आ चुका था। तो गांधी जी जब भारत में आ गए तो आप सोच करके देखिए कि जिस समय, आज के समय में जब भारत इतना साक्षर है, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर बंदा जो है आज की डेट में, अगर आप देखें कुछ जो है कुछ परसेंटेज आप छोड़ दें, 79 to 80% के आसपास जो लोग हैं वो अवेयर हैं, दे आर एजुकेटेड। वो अपने अधिकारों को लेकर के कुछ कुछ बातें जानते हैं, वो समझते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं, कानून क्या है, ये सारी बातें समझते हैं। आप सोचिए जिस समय 6 to 7% या 10% के अराउंड ही हमारी जो पॉपुलेशन है वो जब एजुकेटेड रही होगी, तो उस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन को एजुकेट करना, उन्हें बताना कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, यू नीड टू डिमांड समथिंग, उनकी पूरी भीड़ इकट्ठी करना, उन्हें बैठाना अपने साथ और इतना प्रेशर बनाना ब्रिटेन गवर्नमेंट पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, कि वो इस तरह के रिफॉर्म्स लेकर के आए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। और इसीलिए वट एवर यू से, वेदर यू एग्री विद द लीडर्स जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे देश के लिए जिन्होंने इतनी चीजें की हैं, चाहे आप उनसे एग्री करें या ना करें, वेदर यू एग्री विद द प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी और नॉट, आप इन नेताओं के उससे डिस्कस कर, इनको आप एग्री करें, इनके इनके तरीकों से एग्री करें या ना करें, बट एक चीज हमें ये समझनी होगी कि जिस समय इतनी कम साक्षरता थी, उस समय भी इन लोगों को, भारत के लोगों को वहां से खींच कर लाना, उनके अंदर एक स्वतंत्रता का भाव, एक आत्मसम्मान का भाव, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें अपने लिए अपना संविधान और हमारी अपनी सॉवरेनिटी, हमारी अपनी स्वायत्तता चाहिए, हमें इस बात को आ, हमारे समाज के बीच में बैठा पाना, हमारे समाज के हर तबके तक पहुंचा पाना, वो भी तब जबकि 7 to 8% या 10% तक ही हमारा देश साक्षर था, ये एक बहुत बड़ा काम था। इसीलिए ये नेता बड़े ही मतलब यू कैन लर्न फ्रॉम देम, दे आर रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल, वो रिस्पेक्ट करने लायक है। बिकॉज आप सोच करके देखिए कि आज की डेट में आप अपनी बात समझाने बैठो तो कितनी मुश्किल होती है आपको, अगर आप कोई ढंग की बात भी समझाने बैठो, इतनी पढ़ी लिखी पब्लिक है, लेकिन इसके बाद भी कितनी ज्यादा अफवाहें आज के समय में फैलती हैं। बेसिकली आज का समय तो उस समय से भी ज्यादा बेकार है जब 7 to 8% लोग ही साक्षर हुआ करते थे, क्योंकि आज के समय में इतना भ्रम है और लोग अपने मनोमस्तिष्क और अपनी जो आत्ममुग्धता जिसको कहते हैं, पैरानोया एक तरीके का है, आत्ममुग्धता जो होती है, उस आत्ममुग्धता में वो इस तरीके से लीन है कि किसी और की बातें वो सुनना ही नहीं चाहते।
वो अपनी ही बातें कहना चाहते हैं और अपनी ही बातों को संविधान समझते हैं, अपनी ही बातों को सबसे बड़ा समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि दे आर द बिगेस्ट अचीवर्स इन देयर लाइफ, कि उन्हें ये चीजें पता है एंड दे कैन गिव द ज्ञान, राइट? सो इस तरह की चीजें उनको हमेशा लगती रहती हैं। बहुत से लोग नहीं सुनते हैं बातें, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़ी अच्छी जानकारियां हैं। इफ यू इफ यू डिस्कस विद देम, आप उनसे डिस्कस करें तो आपको बहुत सी अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी, बट उनका दुर्भाग्य ये है कि आज का समय ऐसा है कि नो वन इज गोइंग टू लिसन टू एनीवन। ये सिर्फ उनकी बात नहीं कि उनको नहीं सुनते, नो वन इज गोइंग टू लिसन टू एनीवन। ये प्रॉब्लम थी। तो आप सोच करके देखिए कि आज का समय जब इतने साधन उपलब्ध हैं तब हम कितने भटके हुए हैं। उस समय जब साक्षरता नहीं थी, 7 to 8% ही थी, तो उस समय भटकने की बात आप छोड़िए। उस समय तो ऐसा था कि लोगों को अवेयर करना, वो जान पाए कि कुछ होता है, हमें कम से कम गलत तो पता है। आज के समय में अफवाहें तो हैं, कम से कम अफवाहों के नाम पे कुछ तो गलत पता है। उन्हें ये तो पता है कि अगर अफवाह आई है, वो सच और झूठ अपने मन की खुशी के हिसाब से, जिस बात को उनका मन एक्सेप्ट करता है, उसे ही सच समझते हैं। लेकिन उस सच के लिए कुछ तर्क दे तो पाते हैं, कुछ कह तो पाते हैं, बट उस समय जब साक्षरता ही नहीं थी तो वो कह क्या पाते होंगे, समझ क्या पाते होंगे? तो वहां से भारत को खींच करके लाना और संविधान के लिए ब्रिटेन की जो संसद है वहां पर दबाव बनाना, अपने आप में एक बड़ा ही सराहनीय काम था। और इससे हम कहीं पर भी यहाँ इस बात से हम दो राय नहीं रख सकते, और ना ही इस बात को नकार सकते हैं कि वाकई में ये एक बड़ा काम था। तो हुआ क्या था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, कि हम लोग मांग रहे थे कि हमें अपनी स्वतंत्रता चाहिए, हमें अपनी आज़ादी चाहिए, अपने लिए कानून बनाना, अपने लिए कैसे हमें काम करना है, अपने समाज के लिए हमें कैसे व्यवस्थाएं बनानी है, इसके लिए हमें कुछ राइट्स मिलने चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। ये सुधार की बात लेकर के ब्रिटेन की संसद से ये कबूतर उड़ा, जिसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था। यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को क्या कहते हैं, मतलब एक तरीके से कुछ अच्छा करने की कोशिश करना, रिफॉर्म्स करना, ठीक है, बदलाव करना, पॉजिटिव चेंजेस करना, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ आया जब दबाव बना बहुत, ठीक है। दबाव जब बना तो इसके बाद जब ये आया तो इसने क्या कहा कि हम जो है आपको दो लिस्ट दे रहे हैं, एक तो होगी प्रोविंशियल लिस्ट, एक होगी ट्रांसफर लिस्ट। अब ये है क्या, इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो भारत था उस समय दो पार्ट्स में, उसके जितने भी स्टेट्स थे, जितने भी अंग थे भारत में, जितने छोटे छोटे जो है हिस्से थे भारत के, वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक थे आप रजवाड़े, जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। यहाँ पे राजा और पुराने ये जो लोग हुआ करते थे, जो जमींदार हुआ करते थे, ये लोग हुआ करते थे। उसके बाद हुआ करते थे उसके बाद हुआ करते थे प्रोविंसेस, ठीक है, प्रोविंसेस। तो इन प्रोविंसेस की बात हो रही है। इन प्रोविंसेस को क्या चाहिए थी, ऑटोनॉमी चाहिए थी, यानी स्वतंत्रता चाहिए थी, स्वायत्तता चाहिए थी। इनका क्या होता रजवाड़ों का, रजवाड़ों ने क्या किया था कि एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ था अंग्रेजों से, और उस एग्रीमेंट में बने रहने में उन्हें कोई नुकसान भी नहीं था, क्योंकि अंग्रेज उन्हें तंग नहीं करते थे, उनके साथ मिल करके भारत के लोगों पे शासन करते थे, इसलिए वो उनके बेहतर प्यादे थे। बट प्रोविंसेस जो थे छोटे छोटे, जहां पे रजवाड़े नहीं थे, जहां पे इतनी शक्तिशाली जो है शक्तियां नहीं थी, वहां पे क्या था कि इन लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया, उनके लिए नियम बना दिए, क्योंकि उनको भी अपने कंट्रोल में वो हमेशा रखना चाहते थे। रजवाड़े तो उनके कंट्रोल में थे ही, क्योंकि उनको राजा साहब की, राय बहादुर की उपाधियां दे दे करके उनको अपने जो है आंटे में उन्होंने कर रखा था कि भैया तुम शांति से रहना, बाकी तो देख लेंगे हम। जब ये प्रोविंसेस ने शोर मचाया, जब शोर मचा और पूरी दुनिया भर में जगह जगह अखबारों में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की बुराइयां होने लगी, एक दबाव पड़ा उनके ऊपर, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किया कि ठीक है, प्रोविंसेस के लिए भी ये बोला कि ठीक है, हम आपको भी क्या कर रहे हैं, एक स्वायत्तता दे रहे हैं, लेकिन कैसे दे रहे हैं, ठीक है। आपने अक्षय कुमार की एक मूवी देखी होगी जिसमें एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, वो जो आपने सीन देखा होगा, कुछ वैसा सा सीन हो गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। तो उसमें हुआ क्या, इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने बोला कि प्रोविंसेस के लिए आपको हम राइट्स दे रहे हैं कि आप अपने हिसाब से कानून बनाएं, ठीक है, लेकिन जिन जिन सब्जेक्ट्स पे आप कानून बनाएंगे, जैसे कि पानी हुआ, बिजली हुई, या कुछ भी हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कानून व्यवस्था हुई, या कुछ भी हुआ, उस केस में हमने क्या किया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने कहा कि हमने क्या किया है कि हमने दो लिस्ट बनाई है, एक प्रोविंशियल लिस्ट है और एक ट्रांसफर लिस्ट है। ट्रांसफर लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, दो लिस्ट बना दी। जो ट्रांसफर लिस्ट है उसको अप्रूवल चाहिए था। अप्रूवल क्यों चाहिए था, क्योंकि ट्रांसफर लिस्ट में वो सब्जेक्ट थे, वो विषय थे जिस पे कानून प्रोविंसेस बना सकता था, ठीक है। और प्रोविंशियल लिस्ट पे जो है कानून अभी भी अंग्रेज ही बनाते।
ट्रांसफर लिस्ट पे भारतीय बना सकते थे, लेकिन ट्रांसफर लिस्ट में बड़े ही छोटे छोटे चिंदी टाइप के सब्जेक्ट डाले गए जिन पे भारत के लोग कानून बना सकते थे। इस बात को लेकर के, और ऊपर से जब वो बना लेंगे कानून को तो उसके बाद भी अप्रूवल चाहिए होगा, किसका? अंग्रेजों का। तो ये तो मजाक सा हो गया ना, वही एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, ये केस जो है यहाँ पे सामने आया। ठीक है। और उन्होंने साथ में दो तीन चीजें और की, पहले देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। दो चीजें और करी उन्होंने कि एक बाइकैमरलिज्म, यानी कि जैसे हमारे यहाँ बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है दो सदन बनाना, यानी कि लोकसभा राज्यसभा जैसे हमारे यहाँ है, वैसे ही भारत में भी दो जो है पार्ट्स कर दिए, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन अथॉरिटीज को जो कि कानून बनाएंगी। बाइकैमरलिज्म यानी कि जो है अपर हाउस लोअर हाउस दोनों ही चीजें यहीं से शुरू हो चुकी थी, यहाँ पे दिया जा चुका था, जिसको आज की डेट में लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। अपर हाउस राज्यसभा है, लोअर हाउस जो है लोकसभा है। तो कुछ ऐसा सा कॉन्सेप्ट उसी समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के समय वो लेकर के आए। तो बड़ा ही लपेट करके, आप सोचिए जब भारत में इतनी साक्षरता नहीं थी, आप भी अगर पढ़े लिखे हैं और आपने इन चीजों को नहीं पढ़ा है, तो आप जरा सोच करके देखिए कि आपके सामने ये ऑफर आए तो आप भी एक बार को सोचेंगे कि यार ये क्या बड़ा सा बनाया हुआ है, बड़ा सुंदर सा लग रहा है, और जो है वहां पे अगर आप चीजें नहीं समझ पाते तो आप फंस जाएंगे बातों में, राइट। सो बाइकैमरलिज्म, और उस समय तो जबकि भारत इतना साक्षर नहीं था, साक्षरता की दर ही इतनी कम थी, तो उस समय ये सारी चीजें लपेट के सामने रखी गई तो लोग बड़े नाराज हुए। बाइकैमरलिज्म सामने रख दिया गया कि भाई दो सदन दे दे रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ, मतलब यहाँ पे बताने की भी कोशिश की गई कि हम तुम्हें भी अंग्रेज बना रहे हैं, हम भी हैं अंग्रेज, तुम भी बन जाओ, तुम्हें भी जैसे हमारे यहाँ लोअर एंड अपर हाउस है उसी तरीके से आप भी अपने यहाँ जो है बाइकैमरलिज्म ले लो, दो हाउसेस बना लो। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया कि लिमिटेड फ्रेंचाइज दी। लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोट डालने का अधिकार कम से कम लोगों को था। ठीक है। उसके अलावा एक जो सबसे बड़ा खूबसूरत काम जो भारत को तोड़ने के लिए इन्होंने किया, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि जिस जगह पे मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी वहां पे मुस्लिम नेता ही खड़ा होगा और उसे मुस्लिम लोग ही वोट डाल करके चुनेंगे, और दूसरा अगर वहां पे हिंदू सिख कोई रह रहा होगा तो वो नहीं चुनेगा। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। आज के समय में आप एनालाइज करके देखिए कि ये कितना खतरनाक चीज है। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, सीपीएससी यानी कि जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आज की डेट में आप यूपीएससी के नाम से जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें एग्जाम होता है और उसको पास करके आप क्या बनते हो, आईएएस बनते हो, पीसीएस बनते हो, तो वो चीज उन्होंने शुरू की, सीपीएससी। ठीक है। और उन्होंने डिसाइड किया कि ये सारा का सारा जो हमने आपको व्यवस्था बना के दी है, हम देखेंगे कि ये कैसी चलती है अगले 10 साल तक। 1919 में ये आया, और अगले 10 साल तक के लिए यानी कि 1929 तक का टाइम इन्होंने डिसाइड किया कि जब तक 1929 नहीं आएगा तब तक व्हाट वी विल डू, वी विल सी 10 साल तक कि आप लोग कैसे करते हैं, कैसी चलती है व्यवस्था। अब लोग थे नाराज, व्यवस्था कैसी चलती, लोग थे नाराज, क्योंकि ये गांधी जी ने समझा दिया, पढ़े लिखे लोग बैठे थे, तो उन्होंने बताया कि देखो ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम है। तो 10 साल के बाद रिव्यू होगा, उससे पहले ही महात्मा गांधी ने क्या किया कि इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। आपने मतलब हिस्ट्री में आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, चौरी चौरा कांड के साथ जो है वो असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, क्योंकि चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था कि बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत से अंग्रेजों को जो है मार दिया था हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों ने। उन्होंने क्या किया था, थाने में आग लगा दी थी, थाने को चारों तरफ से बंद करके उसमें आग लगा दी, कुछ बच्चे और औरतें भी जो है कुछ मार डाली उसमें जो है। इस तरह के जो है घटनाएं जब होने लगी तो असहयोग आंदोलन जो है फिर गांधी जी ने वापस ले लिया था। ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं हिस्ट्री में। 1927 में, ये 1929 में इसको रिव्यू होना था, लेकिन इतना शोर मचा कि 1927 में ही साइमन कमीशन को भारत आना पड़ा। साइमन कमीशन किसने भेजा, अंग्रेजों ने भेजा। कहां से भेजा, वहीं ब्रिटेन की संसद से। क्यों भेजा, क्योंकि वही इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा था, चारों तरफ से शोर शराबा मच रहा था कि कर क्या रहे हो तुम भारत में, क्या कर रहे हो इन लोगों के साथ, इनके अधिकारों के साथ तुम क्या मजाक बना रखे हो। तो इसी वजह से साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन ने ये सारी स्थितियों को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद उन्होंने 1930 में, 1930 में एक रिपोर्ट बनाई, और उस रिपोर्ट को कहाँ रखा, संसद में। कहाँ की संसद में, भारत में तो थी नहीं, वहां रखा, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में जब ये जो है 1930 में रखा गया, तो उसके बाद जो है भारत के लोगों को बुलाया गया, भारत के बड़े बड़े लीडर्स को, महात्मा गांधी को, आपके जो है डॉक्टर अंबेडकर को, और बड़े बड़े लोग जो है मीटिंग्स में बुलाया गया। उन मीटिंग्स को नाम दिया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये मीटिंग्स 3 बार हुई, और इनको थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। 1930 में हुई, 1931, 1932, ये 3 बार हुई मीटिंग ये।
ठीक है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 बार हुई, और 3 बार कॉन्फ्रेंस होने के बाद जो डिसाइड हुआ, जो सामने रखा गया डिसीजन, उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी संवैधानिक सुधार। किसमें? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में जो किया था इन्होंने, उसके ऊपर अब संवैधानिक सुधार किए जाएंगे, और भारत के लोगों को जो संविधान दिया जाएगा हमारी तरफ से, वो कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा? उन्होंने एक बिल रखा जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट वे में याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1935 में आया था, ये एक्ट आज का जो हमारा संविधान है उसका बेस है। बहुत से प्रोविजंस इसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, इसी से बहुत से प्रोविजंस लिए गए हैं हमारे आज के संविधान में। ठीक है, वहीं से आए हैं। तो ये सारी चीजें हमारे सामने रखी गई। इसमें क्या किया गया, बाइकैमरलिज्म और वो सब चीजें तो थी ही। अब उन्होंने क्या किया कि जो प्रोविंशियल लिस्ट थी और जो ट्रांसफर लिस्ट थी उसको बिल्कुल पलट दिया। ट्रांसफर लिस्ट पे जो है इनको दे दिया, जो है कुछ बड़ी बड़ी जो चीजें होती थी वो अंग्रेजों ने अपने पास रखी, जैसे सुरक्षा है, दूसरे देशों के साथ संधि है, ये सब चीजें अपने पास रखी। लेकिन भारत के भीतर जो छोटे छोटे इलाकों में, प्रोविंसेस में, जो अपने लोकल कानून बनाने के लिए, अपने हिसाब से भारत को चलाने के लिए, अपने प्रोविंस को चलाने के लिए कानून बनाने का अधिकार उन्होंने दे दिया। इस तरीके से रहा तो वही, दो लिस्ट बनी। ठीक है, तीन जो है लिस्ट उन्होंने बना डाली, इनफैक्ट दो से तीन कर दी गई। एक हो गई आपकी प्रोविंशियल लिस्ट, एक हो गई आपकी सेंटर की लिस्ट जिसपे अंग्रेज कानून बनाते थे, और एक हो गई कंकरेंट लिस्ट जिसपे दोनों ही कानून बना सकते थे। आज की डेट में भी अगर आप देखें तो एक कंकरेंट लिस्ट होती है, एक सेंटर की लिस्ट होती है, और एक स्टेट की लिस्ट होती है। लिस्ट में क्या क्या होता है, वो सब्जेक्ट्स दिए होते हैं जिन सब्जेक्ट्स पे स्टेट, सेंटर कानून बना सकते हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पे दोनों ही कानून बना सकते हैं। जैसे आपने अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा, 1 डेढ़ साल पहले जो चल रहा था नाटक भारत में, कृषि कानूनों के नाम से, कि कृषि कानून हमारे देश को बर्बाद कर देंगे, किसानों को बर्बाद कर देंगे, और किसान जो है आंदोलन करने बैठ गए थे। तो वो जो कृषि कानून है, कृषि के लिए कानून बनाने का अधिकार जो है स्टेट को भी है और सेंटर को भी है। इसी वजह से सेंटर ने भी अपना कानून बना करके सामने रखा था। तो कृषि जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। आगे चल के जब भी हम संविधान को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे ही, तो यू कैन सी देयर, राइट। सो ये चीजें हमारे पास आई, प्रोविंशियल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और गवर्नमेंट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये चीज आप याद रखिएगा। समटाइम दिस इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। जब मैंने एग्जामिनेशंस दिए थे तो कई बार ये क्वेश्चंस मेरे सामने आया था और मैंने इसका आंसर लिखा था। सो दैट इज वन थिंग। एंड हुआ ये कि 1935 में जो कुछ भी आया उसको लेकर के भी अंग्रेजों की नीयत देखिए। आप किसी को कुछ भी दे दीजिए, आप कानून बना दीजिए, लेकिन अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है तो उस कानून जो है वो समाज में अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, समाज में अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है। सो हुआ क्या कि इसका भी अपोजिशन हुआ, और उसी टाइम जो है एक हिटलर नाम का आदमी जो है सामने आया। उसने क्या किया कि पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू करवा दी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विभीषिका में पूरी दुनिया को झोंक दिया। अब हुआ यह कि उस समय एक प्रधानमंत्री बने थे क्लेमेंट एटली, ब्रिटेन के, जिस समय लड़ाई चल रही थी उसके साथ, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो क्लेमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भारत अब विश्व युद्ध में शामिल हो गया है। बिना भारतीयों से पूछे उन्होंने भारतीयों को अपनी तरफ शामिल करके विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। उसी समय आपने देखा होगा कि अगर आपने हिस्ट्री ठीक से पढ़ी होगी, देखा होगा कि उसी समय जो है हमारे जो एक नेता थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो भी क्या कर रहे थे, वो इस चीज का अपोज कर रहे थे कि क्यों हमें धकेला गया है युद्ध में। वो जा रहे थे किसकी तरफ? जर्मनी और जापान की तरफ, राइट। और ये जो क्लेमेंट एटली थे, उन्होंने अपनी तरफ से पहले ही बोल दिया कि पूरा भारत जो है युद्ध में है, वी आर इन वॉर, राइट, हम युद्ध कर रहे हैं। तो इस बात से भी बहुत काफी हद तक नाराजगी हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि 1940 आते आते भारत के लोगों ने कहा कि भैया अब हमें आजाद करो, हम जो ये 1935 का एक्ट जो तुमने दिया है, हम अपने हिसाब से अपना संविधान बना लेंगे, हमें छोड़ो, हमें छोड़कर जाओ, हमें अपना संविधान बनाने की आजादी दो। तो हुआ क्या कि 1940 में इसके लिए फिर एक जो है अगस्त ऑफर आया।
अगस्त ऑफर क्यों कहा गया? क्योंकि अगस्त में इसको पास किया गया था। तो ब्रिटेन की संसद में अगस्त ऑफर के नाम से जो है एक प्रपोजल तैयार किया गया, जिसको इंडिया में अगस्त ऑफर के नाम से जाना गया 1940 में। और वो रिलेटेड इस चीज से था कि भारत के लोग संविधान अपना कैसे बनाएंगे, किस तरीके से वो संविधान बनाएंगे, क्या क्या करेंगे। ये सारी चीजें टेबल कर दी गई वहां पर, क्या नाम है, ब्रिटेन की संसद में। और अभी क्योंकि लड़ाई चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो 1940 के टाइम पे ये चीज हमारे सामने ला करके नहीं रखी गई, यानी भारतीयों के सामने ला करके नहीं रखी गई। ये ऑफर बस प्रिपेयर कर लिया गया। ठीक है, ये ऑफर 1940 में प्रिपेयर कर लिया गया, लेकिन इसको करना तो था ही कभी ना कभी। तो 1942 का समय आते आते, जबकि लड़ाई हो रही थी और बहुत बुरी हालत थी ब्रिटेन की, लड़ाइयों में वो भी परेशान था। तो अब 1942 के टाइम पे चारों तरफ से दबाव बढ़ने लगा कि भारत को आजाद करिए, दूसरे जो दूसरी जगहों पे जहां पे आपने राज कर रखा है उन्हें आप आजाद करिए। तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि इसको फॉर्मलाइज करने के लिए 1940 में जो बना हुआ था अगस्त ऑफर, उसको फॉर्मलाइज करने के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा गया 1942 में। इसको आप याद रखिएगा, ये हिस्ट्री का पोर्शन है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के लाइट में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। हम कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में हम इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिस्ट्री भी इसमें साथ में चली आ रही है। तो क्रिप्स मिशन आया 1942 में। और 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया तो उसने बड़ा ही खूबसूरत सा काम किया, बड़ी ही अच्छी चालाकी चली उसने। उसने ये बोला कि ये अगस्त ऑफर लेकर के हम आए तो हैं क्रिप्स मिशन वाले, लेकिन ये जो ऑफर है ये हम तभी इसको एक्सेप्टेड मानेंगे जब तुम, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ही इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि मुस्लिम लीग के जो लीडर हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उनके ऊपर एक अलग ही जिन्न सवार था। उनको चाहिए था एक नया देश, ये जानते थे अंग्रेज। आप देखिए कि पॉलिटिक्स किस तरह से काम करती है। उन्होंने एक क्लॉज डाल दिया कि जब तक तुम दोनों को ही स्वीकार नहीं होगा, तब तक जो है हम क्रिप्स मिशन के द्वारा लाए गए इस अगस्त ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप दोनों ही इसको स्वीकार करें तो ही होगा। उन्हें पता था कि जिन्ना एक अलग लेवल का आदमी है। देखो अंग्रेज बड़े चालाक थे, उन्हें पता था कि यहाँ पे कौन बेवकूफ है और कौन बेवकूफी कर रहा है, कौन कमजोर प्यादा है, कौन जो है हमारे काम को बना सकता है, कौन हमारे मन के हिसाब से ऐसी हरकत करेगा बेवकूफों वाली कि हमारे मन की हो जाए। तो उसमें हमारे जिन्ना जी सबसे आगे निकले, उन्होंने कर दिया मना, मुस्लिम लीग ने कर दिया डिनाई, क्रिप्स मिशन जो है वापस चला गया। इससे गांधी जी हुए बड़े नाराज। उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ, ये हमारे घर का मामला है कि हम चाहे उसको एक्सेप्ट करें चाहे रिजेक्ट करें, तुम अपना काम करो, तुम कम से कम जो क्रिप्स मिशन में जो कहने आए थे, करने आए थे, वो हमें दो। हाँ, और हमें कम से कम जो है ऐसा करो कि ये डिसाइड कर लो कि कौन इस कानून को बना सकता है, कौन जो है ये संविधान लिखने का काम करेगा, इसके लिए डिसाइड कर लो। उसने मना कर दिया, लेकिन फिर भी ये तो हमारी अपनी अंदर की बात है ना, आप कम से कम वो दे करके तो जाओ राइट हमें, फिर हम आपस में डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें लेकर के गांधी जी जो है नाराज हुए, और उन्होंने पूरे भारत में जो है क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करा दिया। करो और मरो का नारा दिया उन्होंने कि अब या तो अंग्रेजों को भगाओ या मरो। तो इस तरह की चीजें शुरू हो गई। उसके बाद जब ये चीजें शुरू हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा चलता रहा। फिर उसके बाद जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई, तो उसके बाद अब अंग्रेजों पे बड़ा दबाव पड़ा कि भाई ये जो नौटंकी मचा रखी है तुमने, चारों तरफ लोगों को, दूसरे देशों को जो तुमने अपने कब्जे में कर रखा है, इनको अब छोड़ना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी हालत भी बहुत पतली हो चुकी है, तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। और यूएसए ने इसमें अपना जो है छौंका मारा। उसने बोला कि भाई तुम अगर जा रहे हो, तो अब जो है अगली पावर जो है अब तुम्हें स्वीकार करना होगा कि वो यूएसए है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब हो गई, अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी समाप्ति की ओर आ गया, तो 1946 में फिर से सेकेंड कैबिनेट मिशन भेजा गया, उसी के लिए जिसके लिए क्रिप्स मिशन आया था। तो क्रिप्स मिशन के बाद सेकेंड कैबिनेट मिशन किस में आया? 1946 में आया। 1946 में फिर से आया, और फिर से जिन्ना का जिन्न जाग गया, और उसने फिर से मना कर दिया कि भैया हमें नहीं चाहिए, हमें तो अलग से पाकिस्तान चाहिए। अब जो है क्या हुआ कि पिछली बार तो क्विट क्विट इंडिया मूवमेंट जो है अंग्रेज देख चुके थे। अब वो इसकी स्थिति में नहीं थे कि दोबारा से कोई नौटंकी हो जाए। दोबारा मतलब उनके लिए तो नौटंकी ही थी, हमारे लिए तो आत्मसम्मान की लड़ाई थी, बट अंग्रेजों के लिए तो नाटक ही था। तो उन्होंने कहा अंग्रेजों ने कि यार एक काम करते हैं जिन्ना जी, कि आप अपने जिन्न को थोड़ा शांत रखिए, आपके सिर पे जो जिन्न सवार है उसे थोड़ा शांत रखिए। माना कि आपको पाकिस्तान चाहिए, लेकिन अभी उस बात को किनारे रखिए। एक काम करते हैं कि
इलेक्शन करा लीजिए। कम से कम इलेक्शन तो करा लीजिए, जो लोग संविधान बनाएंगे उन लोगों को इलेक्ट करा लीजिए। और इलेक्शन कैसे हुआ था? आज की डेट में जैसे इलेक्शन होता है ना वोट डाल के, वैसे नहीं हुआ था। जितने लोग मुस्लिम लीग में थे और जितने लोग कांग्रेस में थे, ये सारे मेंबर्स मिल करके, कुल मिलाकर के उनकी गिनती थी 389। इन लोगों में से ही लोगों को चुना जाना था। मुस्लिम लीग और ये दोनों जो कांग्रेस थे उनमें से जो है 389 को चुना गया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिला करके 389 आए थे। 389 में से 296 जो है वो प्रोविंसेस से यानी राज्यों से आने थे वो लोग, जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, याद रखिएगा इसको। 93 नॉमिनेट करने थे, जिनको नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, मतलब अंग्रेज सरकार जिसको समझेगी कि हाँ ये लोग बड़े ही समझदार लोग हैं और ये भारत के संविधान को बनाने में सहयोग दे सकते हैं, तो उनको नॉमिनेट किया उन्होंने। ठीक है, इलेक्शन हुआ 389 लोगों के लिए। हुआ ये कि जिन्ना भाई साहब हार गए। कांग्रेस ने भयंकर रूप से जीत हासिल की। जब कांग्रेस ने भयंकर रूप से जीत हासिल की और जिन्ना गए हार, तो जिन्ना को लगा कि भैया अब तो मेरा प्यारा पाकिस्तान तो बनेगा नहीं। तो जिन्ना को ही परेशानी कि यार पाकिस्तान तो चाहिए ही मुझे, क्योंकि भारत को तो तोड़ना है। ठीक है, दिमाग में तो फितूर चल ही रहा था जिन्ना के। तो उनका जिन्न जो है पूरी तरीके से अब जो है उससे बाहर निकल आया। जो क्या कहते हैं उसको, एक बर्तन होता था ना जिन्न वाला, उसको रगड़ो तो निकल आता था। तो इनको जो हार मिली थी, ये हार एक रगड़ की तरह काम कर रही थी और जिन्ना का जिन्न क्या हुआ, बाहर आ गया। जिन्ना का जिन्न जब बाहर आया तो वो वहां से प्रपोजल से बाहर निकल गया। उन्होंने कहा मुझे नहीं बनाना है कोई संविधान, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, वो क्या है, पाकिस्तान। ठीक है, और ये जो चीज थी, ये जिन्ना की जो की हुई हरकत थी, जिसकी वजह से आज हम जो है ये नए नए नाटक देखते हैं हर रोज। ठीक है, कभी कांधार, कभी कुछ, कभी बालाकोट, कभी कुछ। ये जो चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, जो सिर दर्द है, ये इसका रूट कॉज जो है यहाँ पे है। ये जिन्ना का जिन्न जो है ये था। अक्सर जो है कुछ विशेष प्रकार के लोग, विशेष योग्यता रखने वाले लोग, जो दूसरों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बता देते हैं, नॉर्मली वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। उन्होंने देखिए नॉर्मली होता क्या है कि अगर आप चोरी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप शोर मचा दीजिए। चोरी करके सबसे पहले चोर मचा जो है शोर मचा दीजिए कि चोरी हो गई है, पता नहीं कौन है चोर। तो आपको कोई पूछेगा ही नहीं, लोगों को लगेगा कि हाँ आप तो बड़े समझदार आदमी हो, आप चोर नहीं हो सकते। ठीक इसी तरीके से इसी मॉडस ऑपरेंडी पे हमारा जो कुछ विशेष तबका है हमारे देश का, पूरी दुनिया में ही एक विशेष तबका है, जिसे एक राजनीतिक विचारधारा के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग उसे वामपंथ कहते हैं, कम्युनिज्म भी उसी में आता है। ये लोग करते क्या हैं कि ये लोग इतने समझदार खुद को दिखा देते हैं, पहले ही ये शोर मचा देते हैं हम बड़े समझदार हैं, दूसरा वाला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। और वो लोग कई बार क्या कहते हैं कि ये जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत है, दो टुकड़ों में बांटने का जो सिद्धांत है, सबसे पहले जो है वो हिंदुओं ने दिया। यानी हिंदुओं के एक जो है एक प्रसिद्ध नेता थे, उन्होंने दिया। ठीक है, जिसमें नाम आता है सावरकर जी का, तो सावरकर का नाम लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना एजेंडा है, वो नाम फैला देते हैं। लेकिन असली जो बदमाशी थी वो बदमाशी थी जिन्न की, यानी जिन्ना की। ठीक है, तो इन्होंने ही किया था ये सारा काम। ठीक है, हो सकता है इस वीडियो पे अगर कोई देखे, वैसे तो मैं इतना फेमस नहीं हूं अभी, लेकिन हाँ अगर कोई इस वीडियो को देखे पाकिस्तान से तो उसको मिर्ची लग सकती है, एंड वो हो सकता है स्ट्राइक करवा सकता है। बट जो होता है होता रहे, आप इसको देखिए, याद रखिए, असली बातों को समझिए। जिन्ना जो है अब प्रपोजल से बाहर आ गए। और उसके बाद जो है लोगों ने सोचा कि यार इनको बुलाया जाए, बट बुलाने से भी वापस नहीं आए। ये सब चलता रहा, वो निकल लिए फिर पाकिस्तान बनने की ओर चला गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक और इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है जिसको कहा जाता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। कहाँ पे? संसद में। ठीक है, सामने संसद। कौन सी संसद में? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन सी सभा में? उस सभा में, उस संसद में कह रहा हूं, लेकिन वो कौन सी सभा है? वो सभा है संविधान सभा। क्योंकि अभी संविधान बना नहीं था, संविधान सभा बन गई थी, जो दो काम करती थी। पिछले वीडियो में हमने देखा, एक काम वो करती थी संविधान को लिखने का, दूसरा काम वो करती थी कानून भी बनाने का, क्योंकि बिना संविधान के कानून बनाना था, क्योंकि कानून व्यवस्था चलानी ही थी। तो एक एक करके ऑल्टरनेटली वो मिला करते थे। किसी दिन वो मिला करते थे संविधान बनाने के लिए। जिस दिन वो संविधान बनाने के लिए मिला करते थे, उस दिन जो सदस्य जो हमारे क्या नाम है, जो स्पीकर हुआ करते थे, वो हुआ करते थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी।
और जिस दिन ये लोग मिला करते थे कानून बनाने के लिए, उस दिन हमारे जो लीडर हुआ करते थे, जो सदन के मुख्य जो अधिकारी हुआ करते थे, जिनको आप स्पीकर कहते हैं, वो हुआ करते थे जीवी मालवंकर। ये हमने पिछले वीडियो में देखा। ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जब पास किया गया, पास करने के लिए रखा गया सदन में, जहाँ पे संविधान बन रहा था, तो वहां पे रखने के बाद जो है लोगों ने कहा कि जिन्ना को बुलाया जाए यार, उनके बिना काम नहीं बनेगा, मतलब फालतू में जो है मक्खन लगाने की कोशिश क्यों थी, आई रियली डोंट नो। बट द थिंग इज कि ऐसे आदमी को तो हमें मुंह लगाना नहीं चाहिए जो इस तरह की बातें कर रहा हो। बट स्टिल हो रहा था, कर रहे थे, बड़े बिग हार्टेड लोग रहे होंगे, बड़े महान लोग थे हमारे यहाँ। सो उन्होंने कोशिश की कि हाँ जिन्ना आ जाए, लेकिन जिन्ना ने कहा नो, आई नीड पाकिस्तान, मुझे तो पाकिस्तान चाहिए। तो वो भाई पाकिस्तान के लिए निकल लिए। अब 13 दिसंबर को ये लाया गया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, सबको पता था। और संसद में जो सदन था उसमें केवल और केवल 211 सदस्य रह गए थे, 389 चुने गए थे, लेकिन 211 ही अंत में रह गए थे जो कि संविधान सभा में शामिल थे। कारण ये था कि जो क्या नाम है, अपने जिन्ना जी थे, वो बाकी के लोगों को लेकर के फुर्र हो गए थे। ठीक है, वो पाकिस्तान उड़ के चले गए थे। तो अब जो है बचे हुए 211 लोग अब भारत का संविधान बनाने के लिए तैयार थे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये होता क्या है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि आखिर में हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं, उस संविधान के जरिए हम अचीव क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करेंगे, हम क्या हासिल करेंगे, हमें अपने समाज को कैसा बनाना है, हमारे देश को कैसा बनाना है, इसको एक जो है पैराग्राफ में जो है हमें सामने रखना हो, तो वो पैराग्राफ क्या होगा जो कि पूरे के पूरे संविधान का, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव या उसका जो टारगेट है, उसका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हमारे सामने एक पैराग्राफ में सामने रखा जाए, तो वो क्या होगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई जो है वो लिखे जाएंगे, अनुच्छेद लिखे जाएंगे, लेकिन लक्ष्य क्या होगा, क्यों बनाना चाह रहे हैं, राइट? वो चीज है। एक चीज होती है लक्ष्य बनाना, दूसरा होता है उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, एक बार हमने लक्ष्य बना लिया, फिर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे नियम बना देना, एक प्रोसेस सेट कर देना। ये सारी चीजें हम उसमें देखते हैं। तो यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, आज की डेट में जो प्रियम्बल कहा जाता है, ठीक है, संविधान का जो प्रियम्बल कहा जाता है, वो यहीं से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो आप पढ़ते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोवरेन सोशलिस्ट, ठीक है, डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक, ये जो सारी चीजें आप पढ़ते हैं, ये पूरी एक जो लाइन में पढ़ते हैं, वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उस समय का। मतलब वैसा ही कुछ था, और उसी से हमने प्रियम्बल को इनहेरिट किया। तो प्रियम्बल में बहुत सी चीजें इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से आई थी, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही मेन चीज था इस प्रियम्बल के लिए, आज की डेट में जो प्रियम्बल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। सो ये जो प्रियम्बल है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आखिर में हम बनाना कैसा चाहते हैं भारत को। तो वही भारत को कैसा बनाना चाहते हैं संविधान के जरिए, उसी को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा गया। आज की डेट में उसको सोर्स ऑफ प्रियम्बल या फिर प्रियम्बल, वो सोर्स ऑफ प्रियम्बल बना, और आज की डेट में उसको प्रियम्बल कहते हैं। ठीक है। तो ये था एक बेसिक हिस्ट्री। अब संविधान बनना शुरू हो जाएगा, वो बना था, उसके बारे में क्या क्या हुआ, कैसी कैसी उसमें जो है डिस्कशंस हुई, उन पे हम नहीं जाएंगे। अब हम संविधान का जो मूल पाठ है वो सब हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर होगा भारत और उसकी टेरिटरी, यानी इंडिया क्या है, इसकी टेरिटरी क्या है, ये कहाँ तक फैला हुआ है, टेरिटरी कहते किसको है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो तक आप मेरा इंतजार कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से मुझे बताइए। इसमें इतनी चीजें मैं निश्चित रूप से कवर करूंगा कि एक सामान्य नागरिक के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे बैठना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो टेक नोट्स फ्रॉम हियर, एंड दिस विल श्योरली हेल्प देम, राइट? एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर जरूर बनेगी। दैट इज व्हाट आई वांट टू से हियर। सो अगले वीडियो में मैं आऊंगा, उससे पहले आप निश्चित रूप से, आप मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको अपडेट्स मिलते रहें जैसे ही मैं एक नई वीडियो डालूं। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार मित्रों।